हेलो नमस्कार, क्रिकेट नेक्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिमेश नाथ और मेरे साथ है सौम्य कपूर। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल के बारे में। और इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम करेंगे क्योंकि बहुत सारी चर्चा हो रही है इस लीग के बारे में कि यहाँ पर पाकिस्तान के बेहतरीन बॉलर्स खेल रहे हैं और बहुत बेहतरीन बॉलिंग हो रही है। लेकिन उससे कुछ सवाल भी खड़े हो गए हैं क्योंकि इस लीग में बहुत ज्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग मैच देखने को मिले हैं। इसमें से एक मैच में 500 से भी ऊपर रन बने। तो इसके बारे में मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि ये हाईएस्ट स्कोरिंग मैच के बारे में आपको क्या कहना है और क्या ये सच में बिल्कुल अच्छी लीग जा रही है क्रिकेट के लिहाज से? जी अनिमेश, पाकिस्तान के अगर एक्सपर्ट्स की बात करें और पीएसएल को जो बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं उन एक्सपर्ट्स की बात करें तो वो बहुत बोस्ट करते हैं इस चीज को कि यार बॉलिंग जो वो है ना डिपार्टमेंट है और बॉलिंग जो कंडीशंस हैं और बॉलिंग जो ब्रांड है पीएसएल में वो बहुत हाई बहुत अच्छा है। लेकिन आप देखिए 500 रन एक मैच में 240 एक टीम करती है, वो चीज हो जाते हैं। बिल्कुल। एक में 242 करती है, वो चीज हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ना डामाडोल मामला हो रहा है। ये हाईवे तो पता नहीं क्या हाईवे बन रहा है, सड़क बन रही है, क्या बन रही है। लेकिन एज फार एज यू मेंशन ना कि क्रिकेट के ब्रांडिंग के किस हिसाब से कैसा है, तो ये बहुत खराब है। क्योंकि आप पाकिस्तान एज अ टीम ऑल्सो अगर आप देखें तो दे आर रियली प्राउड ऑफ बेसिकली फॉर देयर बॉलिंग। वो बहुत बहुत बोस्ट करते हैं कि हमारे पास बॉलिंग ऑप्शंस बहुत रहती हैं, फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस बहुत रहती हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत खराब है जहां तक जहां तक क्रिकेट एज अ ब्रांड की बात है। और ये थोड़ा सा ना वो कहते हैं ना आउटस्पोकन हो गए हैं पाकिस्तान पंडित्स और पीएसएल पंडित्स एज फार एज दिस एडिशन इज कंसर्न। और इसमें यही उस मैच की भी याद दिलाना चाहूंगा जिसकी बारी हमने जिस पर ये चर्चा शुरू हुई है। एक मैच था जिसमें मुल्तान सुल्तान और ग्लैडिएटर्स के बीच मुकाबला हुआ था। उस पूरे मुकाबले में 515 रन बने थे, जहां पर मुल्तान सुल्तान ने 262 रन का टारगेट दिया था और ग्लैडिएटर्स ने उसको चेस करते हुए लगभग 253 रन बना लिए थे। तो इस तरह के मैच में खासकर जब बात हो रही थी, अब मैं इस पे विकेट की बात करना चाहूंगा कि जब इतने 500 से ज्यादा रन बन रहे हैं और वहां पर खासकर जब एक्सपर्ट्स के बीच चर्चा हो रही है कि पाकिस्तानी बॉलर्स बहुत सारा कमाल कर रहे हैं और कुछ फॉरेन प्लेयर्स भी वहां पर अच्छा कमाल करके दिखा रहे हैं और फिर 500 से ऊपर का टोटल भी बन रहा है। कैसे कमाल कर रहे हैं? बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। कैसा कमाल है? मतलब 262 को चेस करने के लिए आप उतरे हैं, वहां पे 253 रन फिर आपने बना भी लिए सेकंड इनिंग्स में। तो ये किस तरह का विकेट है? क्योंकि अब यही बात होती है कि ये पाटा विकेट है, बिल्कुल वही हाईवे या स्टेट हाईवे की नेशनल हाईवे। ये कैसा पाटा है? हाँ, ये कैसा पाटा है? अब मैं वही बोल रहा हूँ, 260 के ऊपर एक टीम बनाती है, 253 दूसरी बना देती है, 250 के ऊपर 20 ओवर 250 के ऊपर दूसरी टीम खेल देती है। उसके अलावा 240 की जैसे मैंने बात करी, 240 और 480 रन ये हो गए, 480 हो गए। और इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक मुकाबले में 500 से ज्यादा, कम से कम 5 से 6 ऐसे मुकाबले पे हैं जहां पर हर बार 240 के ऊपर स्कोर गया। और जहां पर 240 के ऊपर स्कोर पहली इनिंग में चला जाता है, फिर वहां पर दूसरी टीम अगर चेस करने के लिए भी 200 का टारगेट भी पार कर लेती है, तो ये सच में सवालिया निशान है पूरी लीग पर, वहां की विकेट पर कि किस तरह की विकेट बन रही है। और उसके बाद भी जब पाकिस्तानी मीडिया, मैं इसमें पाकिस्तानी मीडिया को भी लेकर आना चाहूंगी, जिस तरह से वो तारीफ कर रहे हैं कि किस तरह की बेहतरीन लीग हमने बनाई और वहां पर किस तरह का कमाल होता दिख रहा है, पाकिस्तानी बॉलर्स किस तरह का कमाल करके दिखा रहे हैं। तो लेकिन इस पे अब आगे मैं चर्चा करना चाहूंगा यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच के बाद कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बॉलर्स बड़े बेहतरीन है। लेकिन उसमें मैं पहले आपसे एक राय जानना चाहूंगा कि आप किस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तानी बॉलर्स को। ये स्टैट्स अगर आप उठा के देखिए, ठीक है, एक लिस्ट बनाई जाए और स्टैट्स को देखे 200, 260, 250, 240, 240, 240 प्लस 240 प्लस, तो ये काफी कमाल हो रहा है। ये किस एंड से कमाल हो रहा है वो थोड़ा सवालिया निशान जरूर है। लेकिन जोक्स अपार्ट, ये एक्चुअली बहुत यू डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम पाकिस्तान बॉलर्स या पीएसएल के अंदर इस जो वो जिस तरीके की वो लीग है, आप ये सब एक्सपेक्ट नहीं करते हो। तो ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं कि यार कमाल करते होंगे, ऐसा नहीं है। हमारे अगर आप आईपीएल में आके देखें तो आप हैट्रिक्स की लिस्ट उठा के देखिए तो बॉलर से बहुत कमाल करा है यार, बहुत छोटे छोटे चेज टोटल्स को डिफेंड करा। अगर आपको याद हो किंग्स 11 पंजाब, जब पंजाब किंग्स 11 पंजाब होती थी और मुंबई इंडियंस के मैच में हुआ था, ये 100 रन के अंदर हमने दोनों टीमों ने एक दूसरे को रोका था। तो बॉलर्स हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा काम करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। इस लीग में भी आईपीएल के अंदर भी बहुत बेहतरीन चीजें होती हैं। तो ये सिर्फ बोस्ट करने की चीजें हैं और कुछ नहीं है उनकी। बॉलर बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं एक सवाल और उठाना चाहूंगा, काफी नो बॉल और शॉर्ट पिच बॉल्स देखने को मिली है पाकिस्तानी, मतलब इतनी तारीफ के बाद और जिस तरीके की नो बॉल्स देखने को मिल रही है, हर ओवर में लगभग 2-2, 3-3 नो बॉल्स देखने को मिल जाती हैं। तो खासकर T20 जैसे मुकाबले में जहां आपका वैसे भी इतना हाई स्कोरिंग मैच जा रहा है, कहीं ना कहीं आप डिफेंड करने उतरते हैं, वहां पर भी आपके ओवर में 3-3 नो बॉल चली जाती है। तो कैसा ये क्या है? जी देखिए, नो बॉल्स तो इन एनी फॉर्मेट इज अ क्राइम। लेकिन जहां तक आप शॉर्ट पिच की डिलीवरीज की बात करें ना, तो ये दिखाता है कि जो बॉलर्स हैं इस टाइम पे जो पीएसएल में बॉलिंग कर रहे हैं, दे हैव गॉट रियली नो आइडिया कि उन्हें बॉल पिच कहां करना है। क्योंकि
वो तेज भी है। मैं ये चीज एडमिट जरूर करता हूँ कि पाकिस्तान में जो बॉलर्स मिलते हैं ना, जो फास्ट बॉलर्स, बहुत तेज करते हैं, लेकिन उसके साथ आपको थिंकिंग बॉलर भी बनना पड़ेगा कि यार आप इतने तेज हो कि छोटा मारोगे तो जो सामने बैट्समैन खड़ा है ना, उसके पास इतनी हिम्मत है कि वो आपको ऊपर से उठा देगा या फुल पुल कर देगा, कुछ नहीं करेगा तो नीचे दबा के चौका निकाल ही देगा। तो ये थॉट प्रोसेस का भी प्रॉब्लम है, ये स्ट्रैटेजी का भी प्रॉब्लम है। और ये अब ये तो स्टैटिशियंस जो वहां पे जो टीम्स हैं जो एनालिसिस की करती होंगी फ्रेंचाइजेस की, ये तो वही बता सकती है कि अभी तक इसको देखा क्यों नहीं गया, क्योंकि एंड हो रही है लीग, आप इतने रन खा चुके हो, तो ये शॉर्ट पिच डिलीवरीज का तो मुझे तो खैर लॉजिक समझ नहीं आता। ठीक है, मतलब ये तो खैर हो गई बातें इस चीज के बारे में किस तरह की बॉलिंग रही है। हालांकि मैं तो बिल्कुल नाखुश हूं जिस तरह की बॉलिंग हो रही है, और मैं उन एक्सपर्ट से भी नाखुश हूं जो इसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अब मैं सवाल लेकर जाना चाहूंगा एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिसकी तुलना भारत के स्टार प्लेयर विराट कोहली से होती है, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और अभी पेशावर जालमी। मैं एक बात बोलना चाहूंगा इसके बीच में, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ऐसा होता है कि बॉर्डर के पास ना हर 4 साल में एक विराट कोहली के कंपैरिजन में प्लेयर खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। अहमद शहजाद थे, उसके बाद उमर अकमल थे, उसके बाद अब बाबर आजम है। हाँ, ये तो मैं चाहता हूँ, मैं मतलब मेरी भी यही राय है कि मतलब जब कहते हैं ना, जब तुलना, खासकर हम अपने प्लेयर्स की तुलना करें तो हम कभी भी ऐसे प्लेयर से तुलना भी नहीं करना चाहेंगे जिनका मतलब हम उस तरह से स्ट्रेटेजाइज ना करें। तो यहाँ पे तुलना का तो कोई सवाल भी नहीं उठता, फिर भी लेकिन उनकी चर्चा काफी हो रही है। अभी उन्होंने जब पीएसएल में रन मारे उसके बाद उनके 9,000 रन पूरे हो गए, तो वो 9,000 रन उन्होंने जल्दी पूरे कर लिए हैं, इसके लिए काफी चर्चित हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरे तो कुछ सवाल है कि उनकी कप्तानी कैसी रही है, उनका जो बैटिंग स्कोर है, लगातार जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्कोर करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो टीम के लिए कितने फायदेमंद है? बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आई टेल यू समथिंग, मैं एक बैट्समैन को अच्छा कैसे रेट करता हूँ, जब वो चेस करते हुए आपकी टीम को मैच जिताता है। बाबर आजम 100 करते हैं, एलिगेंट है, टैलेंटेड है। मैं कभी ये नहीं कहता कि बाबर आजम खराब बैट्समैन है। बाबर आजम की प्रॉब्लम ये है कि उनके पास चेजिंग स्ट्रैटेजी नहीं होती। एक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैच था, उन्होंने 100 किया लेकिन टीम हार गई, तो 100 का कोई फायदा नहीं है यार, आप 70-80 करके गेम जिताओ, ठीक है। तो ये जो एक स्ट्रैटेजी होती है ना जब आप चेस करते हो, तो वो मेरे हिसाब से बाबर आजम के पास नहीं है। दूसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनका स्ट्राइक रेट, ठीक है। आप ओपन करने आ रहे हैं, आप 128 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेल सकते, आपको वो पुश देना पड़ेगा, इधर यू आर आउट या आप स्लो खेल रहे हो, तो वो टीम के लिहाज से बहुत खराब हो जाती है। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, लेकिन यू नो एज वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि यार कंपैरिजन ऐसे प्लेयर के साथ आप कर देते हो ना, कंपैरिजन मतलब, क्योंकि ये खासकर अब भारतीय मीडिया तो नहीं इतना करते, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में जब भी बाबर आजम एक अच्छी पारी खेलते हैं, हर बार यही सवाल उठ के बाहर आता है कि फिर से विराट कोहली पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, लगातार उनका कंपैरिजन चलता रहता है। हालांकि ये तुलना कितनी सही है, कितनी जायज है, इस पर तो हमेशा सवाल उठते रहते हैं, आगे भी उठते रहेंगे। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये पाकिस्तान में जो ये बात होती है, ये कभी ऐसी बात क्यों नहीं होती कि यार एक इमरान खान खड़ा हो रहा है या एक जावेद मियांदाद खड़ा हो रहा है, ये क्योंकि विराट कोहली आप के लिए, हमारे सब के लिए, और इतने बड़े ब्रांड है ना कि आप उनसे कंपैरिजन करना चाहते हो। और मैं एक चीज कहता हूं कि बाबर आजम का जो कैलिबर है वो उनके लिए भी गलत है, उस प्लेयर से कंपेयर करना। यार आप उतने मैचेस तो खेल लो पहले, बिल्कुल सही, उतने साल क्रिकेट तो खेल लो पहले, उतना फिटनेस मेंटेन तो कर लो पहले। और अभी लेकिन मैं बाबर से जुड़े कुछ और सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि बाबर आजम लगातार कप्तानी करते रहे, अभी T20 में, खासकर जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था, भले पाकिस्तान फाइनल में पहुंची थी, लेकिन बाबर आजम के कप्तानी में बहुत सारे सवाल उठे थे, क्योंकि बहुत लड़खड़ाते हुए, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ वहां तक वो टीम पहुंची थी। उसमें भी बाबर आजम का कितना योगदान था, लेकिन उसमें एक सवाल और था। पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि पहले योगदान पे बात करते हैं, फिर एक सवाल मेरा और है इनसे जुड़ा हुआ बाबर आजम से। जी, योगदान की जहां तक बात है, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जहां तक अगर बैट्समैन, आप कैप्टनसी को थोड़ी देर साइड रखिए और आप एज अ बैट्समैन अगर उन्हें देखेंगे तो मैच विनर मुझे नहीं दिखते। आई एम बीइंग वेरी ब्लंट ऑन दिस, बाबर आजम इज नॉट योर मैच विनर। आपके मैच विनर रिजवान हो सकते हैं, आपके मैच विनर इमाद वसीम हो सकते हैं, आपके मैच विनर शदाब खान हो सकते हैं, आपके मैच विनर फकर जमान हो सकते हैं, आपके मैच विनर नहीं है। बाबर आजम आएंगे, रन करेंगे, थोड़ा सा बोर्ड पे लगाएंगे, भाई वो काम कर गए टीम के लिए तो ठीक है, नहीं तो जी जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है जहां तक उनकी कंट्रीब्यूशन की बात है। कैप्टनसी तो खैर बहुत ही खराब है। कैप्टनसी को लेकर यही सबसे बड़ा सवाल उनके ऊपर उठता रहता है कि कैप्टनसी लगातार वो छोड़ नहीं रहे हैं, मतलब लगातार कप्तान अपने आप को कप्तान के रूप में स्थापित करना चाहते। एक सबसे बड़ी दिक्कत और है, आप करिए स्थापित, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप टीम कॉम्बिनेशन तो बनाइए। बिल्कुल, आप मोहम्मद नवाज को इमाद वसीम के ऊपर कैसे खिला सकते हो यार? इमाद वसीम जब आप ड्रॉप थे ना, इमाद वसीम जब ड्रॉप थे, वो 4-4 विकेट ले रहा था,
200 की स्ट्राइक रेट से रन कर रहा था, आप उनकी जगह नवाज को खिला रहे हो, कैसे? मतलब मेरे को लॉजिक ही नहीं समझ आया। मोहम्मद नवाज आपके साथ खेल रहे हैं, आप इमाम को नहीं ला रहे टीम के अंदर, आपके ऊपर से लेके नीचे तक बैट्समैन कोई है नहीं जो तेज खेल सके, जो पुश दे सके, वो प्लेयर्स ही नहीं है आपके पास। तो टीम कॉम्बिनेशन तो कैप्टन का काम है ना, 11 तो कैप्टन ही बनाएगा ना। बिल्कुल, ये तो सवाल है कि वो टीम कॉम्बिनेशंस को लेकर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं उन पे सवालिया निशान उठते रहते हैं। एक सवाल मेरा इसमें और है कि वो टीम में खुद को इतना प्रमोट क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे वो सवाल कई बार ये सवालिया निशान उन पे उठते हैं कि ओपनर के रूप में जो भूमिका निभाने आते हैं वहां पर उन पर ये सवाल है, ओपनर के रूप में वो इतने अच्छे कहीं ना कहीं उनकी पारियां देखने को नहीं मिली, जबकि नंबर 3 पर वो अच्छा खेलते हैं। और लेकिन इसमें ये चीज है कि जब T20 वर्ल्ड कप भी था वहां पर भी बार बार उनसे कहीं ना कहीं लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि बाबर आजम को नीचे आना चाहिए, वो पाकिस्तान की टीम के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अभी भी बाबर आजम ने अपने आप को प्रमोट करना चाहे तो एक कप्तान, अगर एक अच्छी बड़ी टीम का कप्तान है, वो अपने आप को ही प्रमोट कर रहा है और टीम के लिए नहीं सोच रहा है, तो इस पर ये सवालिया निशान है। और मैं चाहूंगा कि आप इस पर कुछ और बातें बताएं। देखिए, कैप्टेंसी क्या होती है? कैप्टेंसी आपकी तभी प्रोमिनेंट रहेगी और रिकॉग्निशन मिलेगा कैप्टेंसी को जब आप टीम को ऊपर रख के चीजें करेंगे। और जस्ट गो बैक इन टाइम अ बिट, एमएस धोनी की फॉर्म अच्छी नहीं थी वर्ल्ड कप के टाइम, लेकिन उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक बोल्ड डिसीजन लिया कि आई विल प्रमोट माई सेल्फ अप द ऑर्डर इंस्टेड ऑफ युवराज को उन्होंने कहा बाद में। उसका एक रीजन था कि अगर बैटिंग फिर फेल होती है तो युवराज सिंह एक फॉर्म में थे। हालांकि उससे एक मैच पहले 11 में, अगर आपको याद हो, फाइनल से पहले पाकिस्तान के केस उन्होंने एक डक किया था, लेकिन वो बहुत रेयर ऑफ द रेयर उनका फेलियर था उस वर्ल्ड कप के अंदर। तो वो कहीं ना कहीं आपको थॉट प्रोसेस लगाना पड़ता है। यहाँ आपके पास ना टीम कॉम्बिनेशन है, ना आप ओपनिंग अपनी गेम के हिसाब से बना रहे हैं, ना आप मिडिल ऑर्डर उस तरीके से बना रहे हैं, ना आप बॉलिंग उस तरीके से बना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता। शाहनवाज धानी, ही इज सच अ ग्रेट टैलेंट, मतलब उसका शॉट, अगर वो शॉर्ट बॉल डाल रहा है ना तो प्लेयर डरेगा, तो प्लेयर जरूर, सामने वाला बैट्समैन डरेगा। आप उसे बार बार बैठा देते हो। मुझे फिटनेस कैसे नहीं है यार उसकी, यंग लड़का है वो, कैसे फिटनेस नहीं है उसकी? ये तो स्पेस की, मतलब ये स्पेस को लेकर काफी सवाल उठते रहे बाबर आजम पर कि पहले तो खुद को प्रमोट करते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे प्लेयर्स को टीम से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ता है, या बार बार ये ऐसी टीम्स का जो प्लेइंग 11 रहता है वहां पर ये सवाल उठते हैं। कई बार ये सवाल उठ जाता है कि बार बार ऐसे प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है जिनकी टीम में जगह बिल्कुल होनी चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपकी टीम कॉम्बिनेशन हिलती क्यों है? क्योंकि आपके पास 2 एंकर शीट प्ले करने वाले रोल है, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों। अब अगर दोनों ओपन कर रहे हैं और दोनों का, रिजवान का स्ट्राइक रेट है 126 का, बाबर आजम का 128 का T20 के अंदर, ओवरऑल T20 की अगर मैं बात करूं, ठीक है। अब दोनों वो चीज नहीं कर सकते। रिजवान को आप क्यों नहीं हटा सकते? पहला तो कीपर, दूसरा उनके साथ एक बहुत 2 प्लस पॉइंट है यहाँ मैं अगर बात करूं, और एक सबसे मेजर प्लस पॉइंट ये है कि वो बाद में कैपिटलाइज कर लेते हैं। इफ ही सेट ना तो 10 ओवर के बाद रन तेज देखा गया कि 50 रन अगर उनके स्कोर बोर्ड पर आ गए, खासकर जब वो ओडीआई खेल रहे हैं, अगला जो 20 है ना वो 6 बॉल में भी आ सकता है। बिल्कुल। तो एक ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, रिजवान के साथ एक बहुत बड़ा जो मेजर एस्पेक्ट है वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा तेज है वो। तो वो जो एंकर शीट रोल है, जो एंकर का रोल है, वो रिजवान के पास रहने दीजिए, वो बेटर ऑप्शन है। आप अपने को 3 या 4 पर नीचे लाइए और किसी प्रोमिनेंट ओपनर को जो ओपनिंग करता है आप उनको लाइए, आप इमाम को लाइए या फकर जमान को लाइए। उसका एक रीजन क्या है कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन रहेगा आपके पास, ठीक है। दोनों में से किसी कोई एक अगर ओपन करता है तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन रहेगा। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को लेकर तो काफी सवाल उठते भी रहे कि जब भी बाबर आजम अपने आप को 3 नंबर पर नहीं लेके आते, खासकर वो अपने आप को प्रमोट करते हैं, तो ये सवाल उठता है क्योंकि फकर जमान उनके ओपनर बैट्समैन रहे, वो नंबर 3 पर आप खेलते हैं, और उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठाता है ये बाबर आजम पर कि वो अपने आप को इतना डाउन क्यों नहीं सकते, क्योंकि कैप्टन है, उनको टीम को लीड करना है। कम से कम सबसे ज्यादा योगदान तो उनका ये रहता है कि उनको टीम के हिसाब से सोचना चाहिए, ना कि अपने आप को प्रमोट करने के लिए। दूसरी बात, अब फिर से पीएसएल पर वापस आते हैं कि लीग जिस तरह की रही है, तो मुझे तो अभी भी वो कुछ सवालिया निशान है जो बढ़ते रहेंगे, और मीडिया जिस तरह से हलचल मचाता रहता है तो वहां पर तो सवालिया निशान है। लेकिन अभी अब लीग खत्म होने वाली है, तो आपको क्या लगता है? मैं एक बात बताता हूँ आपको, लीग का जो रिजल्ट रहेगा वो रहेगा। मैं बहुत ब्लंटली यहाँ पे एक चीज बोलूंगा कि पर्सनली आई डोंट सी अ बाबर आजम इन द T20 सेटअप। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, पीएसएल के अंदर रिजवान लेड मुल्तान सुल्तान्स तीसरी बार फाइनल में है ऑन द ट्रॉट, एक बार टूर्नामेंट जीत चुकी है 3 साल के अंदर, 3 एडिशंस के अंदर वो दूसरी बार टूर्नामेंट जीतने के करीब है, ठीक है। ये दिखाता है उनकी कैप्टेंसी एंड जिस तरीके से वो यंग लड़कों को प्रमोट करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बाबर आजम यंग लड़कों को प्रमोट नहीं करते, उन्होंने शाहीन अफरीदी को भी प्रमोट करा है, उन्होंने बहुत सारे लड़कों को ऐसे पुश करा है, लेकिन जो टीम कॉम्बिनेशन आपको बनाना है ना वो रिजवान बहुत बेटर बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास बाबर आजम 11 में नहीं भी है ना तो चलेगा T20 के अंदर, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यू हैव रिजवान, यू हैव इमाम उल हक, यू हैव फकर जमान,
अभी आजम खान बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बहुत अच्छी फॉर्म में है। वो जो रीसेंट फिक्सर्स जो उनके अब लाइंड अप है उस स्क्वाड में भी हैं, मिडिल ऑर्डर वो संभाल सकते हैं, बहुत तेज खेलते हैं। उसके अलावा दो बहुत बड़े नाम है इस पूरे लाइनअप में जो आपका सारा वो ना सारा भार संभाल सकते हैं, वो है शादाब खान, इमाद वसीम। बिल्कुल बिल्कुल। बॉलर 4 ओवर डालेगा, तेज खेलेगा, इमाद वसीम 4 ओवर डालेगा, तेज खेलेगा। उसके अलावा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है फील्डिंग, वो दोनों बहुत बेटर है, बहुत बेहतरीन है। शादाब खान की तो बिल्कुल ये तारीफ होनी चाहिए, वो बहुत की प्लेयर के रूप में हमेशा से पाकिस्तान के लिए साबित होते रहे। तो इसी के साथ अब हम बातचीत को खत्म करते हैं। क्रिकेट से जुड़े हर अपडेट के लिए देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। थैंक यू।